हेलो प्यारे बच्चों, कैसे आप सभी लोग। प्यारे बच्चों, आप सभी का उत्थान के ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग। मुझे उम्मीद है आप जहां भी है स्वस्थ हैं और मस्त हैं। तो चलिए बच्चों, इसी के साथ अपन अब आज का हमारा जो टॉपिक है उसको हम देखते हैं। और आज का हमारा लेक्चर रहने वाला है, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, ड्राई फार्मिंग, जिसको अपन शुष्क खेती कहते हैं। आज हमारा चैप्टर नंबर है 5। इससे पहले जो हमारे चैप्टर 4 थे उनको हमने फिनिश कर लिया है। उम्मीद है उन 4 चैप्टर में आपको कहीं भी किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम्स नहीं है। फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें बताइए, मैं उसका आंसर दूंगा। किसी भी क्वेश्चन की बात करें, ठीक है बच्चों। तो आज का हमारा चैप्टर रहने वाला है ड्राई फार्मिंग। इसके बारे में थोड़ा सा बेसिक आपको बताना चाहूंगा कि बोर्ड एग्जाम में जो पहले क्वेश्चंस आपके पुटअप हुए हैं वो कौन से या किस प्रकार के क्वेश्चन पुटअप हुए हैं। और ये जो चैप्टर आपके बच्चों 2 नंबर का चैप्टर है, मात्र 2 नंबर का। लेकिन बच्चों 2 नंबर कम नहीं होते। हाँ, कभी ऐसा सोचो कि भाई 2 नंबर कम नहीं देखेंगे, नहीं, छोड़ना कुछ नहीं है, क्योंकि बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है बच्चों, है ना। तो 2 नंबर के जो आपके क्वेश्चन आने वाले हैं वो आपके एक एक नंबर के आएंगे, मतलब शॉर्ट क्वेश्चन और वेरी शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपके पुटअप होने वाला है। मोस्टली यहाँ पर आपके वेरी शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं 2, राइट। तो वही आपकी परसेंटेज को इंक्रीज करेंगे। जो आपके शॉर्ट और वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे ना बच्चों, वो आपकी परसेंटेज को इंक्रीज करेंगे, बिकॉज आपके जो बड़े क्वेश्चन है वो लगभग सभी स्टूडेंट्स के सही होते हैं। आपके 100 में से जो 100 नंबर आते हैं ना बच्चों, वो आपके यहाँ पर शॉर्ट और वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आपके टोटल में से टोटल क्वेश्चन दिलाते हैं, राइट। जैसे अनु, तो चलिए, शुष्क खेती से थोड़ा सा आइडिया तो अपने को यही चलता है कि साहब जहां पर सूखा क्षेत्र हो, बिल्कुल पानी की मात्रा कम हो, और भाई साहब वहां पर जो खेती करते हैं ना वही एक शुष्क खेती होती है। मतलब पहले वहां पर पानी की मात्रा थी। अच्छा, ये शुष्क शुष्क क्यों हुआ, ड्राई एरिया ड्राई क्यों हुआ। हो सकता है कि पहले वहां पर मॉइस्चर हो, अच्छी मात्रा में वहां पर वाटर हो, वाटर भी प्रेजेंट होगा। लेकिन हुआ क्या बच्चों, शुष्क शुष्क होने का रीजन ये था कि वहां पर टेम्परेचर ज्यादा हुआ, तापमान क्या हुआ बच्चों, ज्यादा हुआ। तापमान ज्यादा हुआ तो बच्चों वहां पर धीरे धीरे पानी की मात्रा कम हुई। वो कम क्यों हुई, क्योंकि वाष्पीकरण की मात्रा होने ज्यादा लग गई। बच्चों यहाँ पर 2 शब्द आते हैं, एक वाष्पीकरण आता है, एक वाष्पोत्सर्जन, ट्रांसपायरेशन और एवेपोरेशन, राइट। तो ट्रांसपायरेशन तो किसको बोलते हैं, वाष्पोत्सर्जन को। एवेपोरेशन अपन वाष्पीकरण को। तो मिट्टी से तो होता है बच्चों वाष्पीकरण, मतलब मिट्टी से पानी उड़ के ऊपर की ओर जो जाता है ना उसको हम कहते हैं वाष्पीकरण। और जो पौधों के वायवीय भागों से होता है, जिसमें मोस्टली पत्तियों से सबसे ज्यादा जल की हानि होती है, तो बच्चों उसको कहते हैं वाष्पोत्सर्जन, राइट, ट्रांसपायरेशन। ओके। तो मृदा से पानी की कमी हुई, वाष्पीकरण के रूप में पानी ऊपर गया। अब वो ऊपर क्यों गया, क्योंकि बच्चों टेम्परेचर वहां पर क्या था, ज्यादा टेम्परेचर, क्या था, ज्यादा। ज्यादा टेम्परेचर होने की वजह से पानी भाई साहब ऊपर चला गया, तो वहां पर मॉइस्चर क्या होगी, कम हो गई। दिस इज ड्राई फार्मिंग। तो यहाँ से आपके 2 क्वेश्चन पूछेगा। आपको डेफिनेशन भी पूछ सकता है, किसी इंस्टीट्यूट का नाम भी पूछ सकता है। यहाँ की मैं बात करूं कि इसमें जो मोस्ट इंपोर्टेंट वेराइटियां है उनकी भी अपन बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या आप सभी लोग तैयार हैं? नहीं है तो भाई साहब तैयार हो जाएगा, क्योंकि आपके जो हथियार है ना उनको आप पहना लीजिएगा। पहनता तो लीजिए होगा, कहीं जाने की जरूरत है नहीं भाई साहब, जहां बैठे हैं वहीं पर बैठे रहे। और आपके जो हथियार है, पेन और कॉपी, भाई साहब उसको रख लीजिएगा, और साथ साथ में क्वेश्चंस को भी नोट कीजिएगा। काफी बच्चे नोट नहीं करते, नोट तो करना पड़ेगा बच्चों, ठीक है। तो चलिए, हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, डेफिनेशन है, व्हाट इज मीन बाय ड्राई फार्मिंग, या डिफाइन ड्राई फार्मिंग। मतलब जो चैप्टर का नाम है उसी पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन पुटअप हो रहा है, शुष्क खेती से में क्या अभिप्राय है। तो अभी मैंने बताया कि भाई साहब वहां पर वाष्पीकरण की मात्रा ज्यादा है और जल की मात्रा क्या है बच्चों, कम है। यही तो हुआ ना। तो चलो इसके डेफिनेशन लिखते हैं। डेफिनेशन लिखते रहो, मैं लिखा रहा हूं साथ में, आप इसको नोट करते रहे। शुष्क व अर्ध शुष्क क्षेत्र, राइट आंसर लिखते रहो प्यारे बच्चों, आंसर लगाओ। शुष्क व, एक बार नोट कीजिएगा फिर और समझा दूंगा मैं। शुष्क व अर्धशुष्क क्षेत्रों में जहां वाष्पीकरण की मात्रा से प्राप्त जल की मात्रा
से अधिक हो, राइट, जहां सिंचाई की सुविधा न हो, राइट। ये लो बच्चों, मतलब शुष्क और अर्ध शुष्क। शुष्क का मतलब होता है बच्चों सूखा, अर्ध शुष्क का मतलब वहां पर थोड़ी बहुत मात्रा में नमी हो सकती है। तो शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्र जहां पर वाष्पीकरण की मात्रा क्या हो भाई साहब, ज्यादा हो, और जल की मात्रा क्या हो, कम, उसी को अपन कहते हैं शुष्क खेती। मतलब वहां पर सिंचाई की सुविधाएं कम है, फिर भी वहां पर अपन खेती कर रहे हैं, तो बच्चों उसको अपन शुष्क खेती कहते हैं। उम्मीद है आपने साथ साथ में नोट कर लिया होगा, राइट। सेकंड क्वेश्चन है, हमारे देश में कुल शुद्ध कृषि का कितना प्रतिशत भाग वर्षा पर निर्भर है। प्यारे बच्चों, ये वाले क्वेश्चन आपके आईसीआर जेईटी में भी पुटअप होते हैं, तो आपकी डबल तैयारी हो रही है, आप टेंशन ना लें, ठीक है। व्हाट परसेंट ऑफ टोटल नेट एग्रीकल्चर इन आवर कंट्री इज डिपेंडेंट ऑन रेन, मतलब वर्षा पर कितनी परसेंट, ये हमारे देश की बात करें तो प्यारे बच्चों यहां पर 58%, 58%, इसका राइट आंसर क्या आएगा, 58, मतलब 58% जो पॉपुलेशन है बच्चों, वो केवल कृषि पर निर्भर है। थोड़ी सी बात बताना चाहूंगा, हमारे देश की बच्चों 70% जो जनसंख्या है ना, वो एग्रीकल्चर पर डिपेंड है, लेकिन अब कम हो गया है, लगभग 51% के समथिंग अपन देखना चाहिए, 48 से 51% तक ही क्या है अब एग्रीकल्चर पर डिपेंड, क्योंकि धीरे धीरे कई क्षेत्रों में पानी की मात्रा कम हो गई, ठीक है। तो लोग क्या कर रहे हैं, शहरों की ओर प्लान कर रहे हैं, एग्रीकल्चर को कम कर रहे हैं। या अपन दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से कहें तो नेगेटिव लेने का कोई फैक्टर नहीं बच्चों, टेंशन नहीं लेना, है ना। आजकल साइंटिस्ट भाई साहब ऐसी ऐसी वैरायटी निकाल रहे हैं जो सूखे क्षेत्रों में भी बहुत अच्छा प्रोडक्शन दे रही है, जिनको कम पानी की आवश्यकता है, कम पानी में भी वो अच्छा प्रोडक्शन दे रही है बच्चों। आप भी ऐसा कर सकते हैं आगे चलकर, है ना। आप भविष्य के क्या हो बच्चों, साइंटिस्ट हो, है ना, खुद को कभी कमजोर नहीं समझना। चलिए, तो 58% है जो वर्षा पर निर्भर है। प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपको दो बातें और बताऊं, जो 58% जो एरिया है ना, ये बारानी क्षेत्र है। बारानी का मतलब होता है बच्चा सूखा क्षेत्र, राइट। 58% जो सूखा एरिया है वो वर्षा पर निर्भर है। इसमें से 40% फसलों का उत्पादन होता है और 2/3 भाग पशुधन का। समझ गई। 58% शुष्क क्षेत्र है जो वर्षा पर निर्भर है, और जो 58% जो एरिया है, इसमें कुल उत्पादन का 40%, मतलब राजस्थान में 100% यदि फसल का उत्पादन हो रहा है, तो भाई साहब 40% उत्पादन यहां से हो रहा है। और इसके अलावा पशुधन की बात करते हैं ना प्यारे बच्चों, तो 2/3 भाग है ना, इसका भी ध्यान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय बारानी कृषि अनुसंधान संस्थान, अच्छा जी, द सेंट्रल रेन फेड एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड, तो ये भाई सीधी सी बात है, हैदराबाद में है। बारानी का मतलब तो समझ गए ना, सूखा शुष्क क्षेत्र। नेक्स्ट है, राजस्थान में कुल कितने कृषि जलवायु खंड है, ये लो जी, एग्रो क्लाइमेटिक जोन के बारे में पूछा है बच्चों। तो यहां पर राजस्थान में कुल कितने कृषि जलवायु खंड है? बच्चों यहां पर आपको मैं थोड़ी सी बात बताना चाहूँ कि 10, सॉरी आंसर बात करें तो डायरेक्ट इसमें 10 आता है ना। ओके, आंसर लिख लो, समझ रहे हैं इसको। कृषि जलवायु खंड, जलवायु का मतलब तो समझ गए ना, रबी का हो चाहे बरसात। अच्छा, अपन यू बात कर सकते हैं सर्दी, गर्मी और बरसात। अभी क्या चल रही है, अभी गर्मी चल रही है, सर्दी चल रही है, सर्दी चल रही है, ठीक है सर। अभी क्या आएंगी, गर्मी आएंगी, फिर क्या आएगी, बरसात। मतलब जलवायु एक जैसी थोड़ी है, कभी ठंडी, कभी गर्म, कभी मिक्स में, अलग अलग जलवायु है। तो हम राजस्थान की बात करें तो प्यारे बच्चों 33 जिले, 33 डिस्ट्रिक्ट है राजस्थान में, यस या नो। तो क्या 33 जो डिस्ट्रिक्ट है, क्या उन सभी की क्लाइमेट एक जैसी थोड़ी है? मैं गंगानगर डिस्ट्रिक्ट की बात करूं तो क्या बांसवाड़ा जो डिस्ट्रिक्ट है, दोनों की क्लाइमेट सेम है क्या? मैं कोटा डिस्ट्रिक्ट की बात करूं, जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट की बात करूं, तो क्या कॉमन क्लाइमेट है क्या? अलग अलग जलवायु है ना। तो राजस्थान में जितने भी यदि क्षेत्र हैं, जितने भी डिस्ट्रिक्ट है बच्चों, उन सभी की जलवायु आपको अलग अलग मिलेगी। और उस जलवायु को अलग अलग रूप में देखते हुए यहां पर साइंटिस्ट ने क्या किया है कि यार इसको चलो ठीक है जलवायु खंड में बांट देते हैं। तो राजस्थान को 10 कृषि जलवायु खंड में बांटा। प्यारे बच्चों, इसका मैंने अलग से वीडियो डाल रखा है प्रॉपर कृषि जलवायु खंड का, जो आपके आईसीआर और जेईटी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसको वहां जाकर आप देखिएगा, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। एग्रो क्लाइमेटिक जोन बाय डीके सर, यूट्यूब पे सर्च करना, सीधा आपके पास आएगा, है ना। ओके सर, तो 10 कृषि जलवायु खंड है, भारत में भी लिख लेना, भारत में है 15, लिख लिया। राजस्थान में है 10 और भारत में कितने बच्चों, 15, लिख लिया ना।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। उन्नत कृषि तकनीकी अपनाकर बारानी फसलों की उत्पादकता कितनी % बढ़ाई जा सकती है? तो ये लो साहब 40%। अभी बताया था ना मैंने 40%। To what percent the productivity of rain-fed crops can be increased by adopting advanced agricultural techniques? मतलब उन्नत कृषि मतलब अच्छी टेक्नोलॉजी के द्वारा यदि अपन कृषि करें कौन से क्षेत्रों में, ड्राई एरिया में, शुष्क एरिया में, तो क्या हम अच्छा प्रोडक्शन ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं। आंसर देख लीजिए 40% ले सकते हैं। फिर बच्चों भारत के कुल कृषि क्षेत्र में से बारानी या फिर असिंचित क्षेत्र है, तो अभी तो मैंने बताया यार 40% है। इसमें से अच्छा सॉरी इसमें से 50 से 70% कर देना भाई। कितना इसमें 50 से इसमें 70% कर देना और इसका हो जाएगा 40%। ओके ऐसे अनु इसमें थोड़ा सा ये 50 to 70% करना और भारत के कुल कृषि क्षेत्र है उसमें से असिंचित क्षेत्र कितना 40, जो कि मैंने अभी पीछे ही आपको रिपीट किया है। राइट ओके नेक्स्ट है क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? इट इज द लार्जेस्ट स्टेट इन द कंट्री इन टर्म्स ऑफ एरिया। मतलब सबसे बड़ा एरिया किसका है? तो भाई राजस्थान का है। एरिया कितना है? 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। राइट है बच्चों, इतना है एरिया अपने राजस्थान का। राजधानी कहां पर है? जयपुर। ओके तो राजस्थान का क्षेत्रफल है भाई साहब सबसे बड़ा है और यहाँ पर 3,42,239 वर्ग किलोमीटर इसका एरिया है, जो कि आपके जेईटी में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत भाग राजस्थान राज्य का है? मतलब यदि अपन इंडिया की बात करें तो इंडिया का परसेंट है बच्चों 100% एरिया। कितना एरिया है? 100। उसमें से राजस्थान का कितना है? तो 10.41 या 41%। राइट ये 10.41% एरिया है जो राजस्थान एरिया घेरता है अपने एरिया टोटल एरिया का। मतलब 100% एरिया भारत का है प्यारे बच्चों, तो उसमें से 10.41 जो एरिया है वो केवल राजस्थान का है। इसको लिख लीजिएगा, ये आपके बहुत काम आने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य में कुल कृषि योग्य भूमि का कितना प्रतिशत भाग वर्षा पर निर्भर है? अभी बताया था मैंने। What percent of the total cultivable land in the state that dependent on rainfall? मतलब राज्य में कितना कृषि योग्य क्षेत्र है जो भाई साहब किस पर निर्भर है? कृषि पर निर्भर है। क्वेश्चन है 9, ये है 40 से 80%। अभी तो सॉरी यहाँ पर 58% है, 40 से 80 नहीं, कितना है 58%। इसको राइट सही से लिख लीजिएगा। अब ये क्वेश्चन बारी बारी से रिपीट हो रहा है, एक जगह मैंने इनको बता दिया। फिर है आईसीआर कहां पर है भाई? अरे यार आईसीआर तो सीधी सी बात है, कहीं पर है? नई दिल्ली है भैया जी। कहां पर है? नई दिल्ली, है ना। आईसीआर दिवस कब मनाया जाता है? 16 जुलाई 1929। ये भी ध्यान रखना, फुल फॉर्म में लिख लेना इंग्लिश में, यहां पर मैं लिख देता हूं इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। राइट, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। और आईसीआर डे कब मनाते हैं भाई? 16 जुलाई को अपन मनाते हैं आईसीआर डे। प्यारे बच्चों इससे पहले ये बिहार में था, जिसको अपन पूसा के नाम से भी जानते हैं। पूसा बिहार, जो आपका आईसीआर का क्या है, वहां पर इंस्टीट्यूट भी है, आपको कॉलेज भी मिलता है। इसके अलावा अच्छा एक सबसे अच्छी न्यूज क्या है जो कि आपके लिए जानना बेहद जरूरी है प्यारे बच्चों, इंडिया का टॉप कैंपस था नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट एनडीआरआई, जो कि करनाल हरियाणा में है। जो आपके डेयरी साइंस वाला चैप्टर ना लास्ट वाला, उसमें अपने को देखने को मिलेगा। अब आईसीआर ने क्या किया कि आईएआरआई इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, आईएआरआई कहां पर है? न्यू दिल्ली। उसमें पहले क्या सिस्टम था प्यारे बच्चों कि उसमें केवल जो पीजी वाले बच्चे हैं, जो एमएससी करते हैं ना, वो बच्चे ही जा सकते हैं, उसमें एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन अब आप आईसीआर को क्वालिफाई करके उस कॉलेज में जा सकते हैं, जो कि इंडिया का टॉप कैंपस है, नंबर फर्स्ट पे आता है, नंबर उसकी रैंक है फर्स्ट। केवल 40 सीटें हैं प्यारे बच्चों, उसमें 40 सीटें हैं, आपका नंबर आ सकता है। लेकिन उसके लिए रात और दिन एक करना पड़ेगा। आपके पास प्रॉपर गाइडेंस होना चाहिए, आपके पास प्रॉपर अच्छा मेटर होना चाहिए, प्रॉपर आपके पास पढ़ने के लिए अच्छा माहौल होना चाहिए प्यारे बच्चों। देखो पढ़ाई सभी अच्छी करते हैं, लेकिन आप क्या पढ़ रहे हो, कितना पढ़ रहे हो, ये ज्यादा मैटर करता है। आपका माहौल कैसा है, आपकी थिंक कैसी है, किस पैटर्न के बेसिस पे आप स्टडी कर रही है, आप जो पैटर्न अपना रहे हैं क्या उस पैटर्न के बेसिस पे आपको अच्छी रैंक मिलने वाली है, यस या नो।
तो बहुत सारी चीजें बच्चों सिलेक्शन में या फिर जो फर्स्ट रैंक आती है उनमें ये चीजें बहुत ज्यादा मैटर करती है। तो ये सभी चीजें हम सिखाएंगे आपको। हम किस लिए हैं यार, बस आइए एक बार हमारे से कांटेक्ट कीजिए, हमारे इंस्टीट्यूट में आइए, आपका वेलकम है। सभी प्रकार की सुविधाएं आपको दी जाएंगी, जो भी आपको हेल्प चाहिए कांटेक्ट नंबर दिए गए हैं उन पर आप कांटेक्ट कीजिए। ठीक है बच्चों, चलिए वापस से क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नई दिल्ली में है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहने वाला है, राजस्थान की औसत वार्षिक वर्षा, द एवरेज एनुअल रेनफॉल ऑफ राजस्थान इज। तो भाई साहब 575 है। इंडिया की भी लिख लो 1175 है ना। मतलब राजस्थान की वार्षिक वर्षा है 575 और भारत की भी लिख लीजिएगा नीचे 1175। मानसून काल कितने दिन का होता है भाई, 40 से 90 दिन का होता है। एवरेज अपन बात करें तो 80 दिन तक। मतलब जून जुलाई अगस्त में बारिश होती है तो वो 40 से लेकर 80 दिनों तक मानसून काल होता है, जो कि कहां से उठता है, बंगाल की खाड़ी या अरब सागर। कमेंट सेक्शन में ये कमेंट करके बताओगे मुझे कि राजस्थान में जो बारिश आती है वो कहां से आती है। और आपने देखा होगा कि भाई साहब जहां से बारिश उठती है अरब सागर से उठती है और सीधा कहां पर जाती है, नई दिल्ली आईसीआर के पास जाती है, राष्ट्रपति भवन में। क्यों, अरावली पर्वतमाला उसको खींच के सीधा ले जाती है। अरावली पर्वतमाला से बच्चों एक लाभ है और एक हानि है। लाभ तो ये है कि रेगिस्तान को बचा रही है, मतलब आगे नहीं जा रहा रेगिस्तान। क्यों नहीं जा रहा, क्योंकि बीच में क्या आ गई, अरावली पर्वतमाला। दूसरी हानि क्या है कि भाई साहब जितनी बारिश राजस्थान में होनी चाहिए उतनी नहीं हो रही। रीजन, अरावली पर्वतमाला सीधा उस बारिश को भाई साहब सीधा दिल्ली ले गई, है ना। तो नुकसान भी है और एक फायदा भी। नेक्स्ट है, पश्चिमी राजस्थान की मृदाओं में कितना प्रतिशत ऑर्गेनिक मैटर पाया जाता है। अच्छा जी, पश्चिमी राजस्थान की बात करें यार, रेगिस्तान ही रेगिस्तान है, वहां पर रेतीली मिट्टी है, बालू की मात्रा ज्यादा है, वहां पर खेती कम होती है बिकॉज वहां पर वनस्पति भी कम है। कितना परसेंट हो सकते हैं, 0.5%। कितना परसेंट होगा, 0.5%। काफी जगह आपको 0.1% से भी कम मिलेगा, लेकिन अकॉर्डिंग टू अपन लेसन चैप्टर की बात करते हैं तो आपको एवरेज यही मिलेगा। मल्चिंग या पलवार, पहले भी आपको मैंने थर्ड चैप्टर में समझाया था, उम्मीद है इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मल्चिंग या पलवार किसको कहते हैं कि भाई वाष्पीकरण की मात्रा को बचाने के लिए खेत के ऊपर क्या कर देते हैं अपन, घास फूस की पत्तियां डालकर या पॉलीथीन की पत्तियों सॉरी पॉलीथीन को बिछाकर ऊपर क्या करते हैं अपन, पानी की मात्रा को बचा लेते हैं, राइट। तो वाष्पीकरण होगा ही नहीं तो पानी की कमी कहां से होगी। और जो हमने घास फूस की पत्तियां ऊपर डाली है वो इसलिए डाली है कि ताकि सूर्य का संपर्क मृदा से ना हो। जब संपर्क नहीं होगा तो टेम्परेचर से कोई रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं होगी, राइट। चलो नेक्स्ट, प्रति हेक्टर कार्बनिक पदार्थ कितनी प्रयोग में लेनी चाहिए भाई, 10 से 15 टन प्रति हेक्टर। 10 से 15 टन प्रति हेक्टर। अब देखो यदि आप FYM फार्म यार्ड मेन्यू यूज में लेते हैं 10 से 15 प्रति हेक्टर टन प्रति हेक्टर के हिसाब से, तो भाई साहब 3 साल तक आपको उस खेत में कोई भी पोषक देने की जरूरत नहीं है, पोषक तत्व की। पहले बच्चों आजकल क्या हो रहा है, आजकल किसान क्या कर रहा है कि भाई साहब ज्यादा प्रोडक्शन लेने के लिए, ज्यादा उत्पादन लेने के लिए और फसल को जल्दी तैयार करने के लिए वो फर्टिलाइजर का ज्यादा यूज कर रहे हैं। और फर्टिलाइजर का ज्यादा यूज करने से बच्चों पता है क्या होता है, फर्टिलाइजर का ज्यादा यूज करने से प्रॉब्लम ये होती है कि भूमि धीरे धीरे बंजर होती जा रही है। भूमि धीरे धीरे क्या होती जा रही है, भूमि धीरे धीरे बंजर होती जा रही है। तो हर 6 महीने में, हर 3 महीने में, हर 2 महीने में आप यूरिया का यूज कर रहे हैं। तो वहां पर यदि आप गोबर की खाद का यूज करते हो तो 3 साल तक आपको उस खेत में कुछ भी डालने की आवश्यकता नहीं। तो गोबर की खाद का ज्यादा यूज करें, उससे मृदा का स्वास्थ्य अच्छा होगा। मृदा का स्वास्थ्य अच्छा है तो हमारे को खाना अच्छा मिलेगा, तो हमारा स्वास्थ्य भी क्या रहेगा, अच्छा रहेगा। आजकल देखते हैं आप नई नई बीमारियां निकल के आ रही है, तो भाई साहब डॉक्टर के भी समझ में नहीं आ रही हो क्या रहा है, एंटीबायोटिक दे देते चलो ठीक है यार हो गया। क्यों हो रहा है, यूरिया खा रहे भाई साहब, हम सब यूरिया हो गए, हमारा माथा भी यूरिया हो गया है। पहले के लोग क्या कहते थे, तेरे माथे में गोबर भरा है क्या, अरे भाई वो गोबर काम का था, क्योंकि उससे अपनी बॉडी स्वस्थ थी। बॉडी स्वस्थ क्यों थी, क्योंकि मृदा स्वस्थ थी, राइट। नेक्स्ट है, शुष्क कृषि में बीज दर सामान्य बीज दर से कितनी परसेंट अधिक लेते हैं। मतलब हम नॉर्मल जो बीज दर लेते हैं एक तो वो, लेकिन यदि हम खेती शुष्क खेती में कर रहे हैं, हम बुआई शुष्क खेती में कर रहे हैं, फसल को हम तैयार शुष्क खेती में कर रहे हैं, तो जो एवरेज सीड रेट लिया हमने, जो औसत बीज दर ली ना, उससे हम ज्यादा लेंगे। क्यों, क्योंकि वहां पर पहले ही पानी की कमी है। तो जो हमने जितने भी बीज बोए हैं वो कोई जरूरी नहीं है कि भाई साहब कंप्लीट बीज का जर्मिनेशन हो।
अंकुरण सभी का नहीं होगा, तो हम ज्यादा बीज लेंगे, वहां पर ज्यादा बीज लेंगे। कितनी? 10 से 15%। कितनी ज्यादा लेंगे? 10 से 15% बीज दर अधिक लेते हैं, राइट। नेक्स्ट, बुआई से पूर्व बीजों को किससे उपचार करते हैं? तो थायरम व कार्बेंडाजिम से। थायरम व कार्बेंडाजिम से अपन बीजों को उपचारित करते हैं। कितना लेते हैं? 0.5% प्रति हेक्टर के हिसाब से। ठीक है प्यारे बच्चों, कितना लेते हैं? 0.5%। इससे क्या होगा? जो भी कवक जनित रोग है वो जल्दी से नहीं फैलेगा, पहले हमने उपचार कर दिया उसका। फिर अनाज तथा दलहनी वाली फसलों के बीजों को बुआई से पूर्व किस कल्चर से उपचारित करता है? विच कल्चर आर द सीड ऑफ सीरियल्स एंड पल्स ट्रीट बिफोर सोविंग? एक तो अनाज वाली फसलें हैं, तो बच्चों अनाज वाली फसलों को अपन करते हैं उपचारित एजेटोबैक्टर से। किससे? एजेटोबैक्टर से। और जो दलहनी फसलें हैं ना प्यारे बच्चों, इसको करते हैं अपन राइजोबियम कल्चर से, है ना। ध्यान रखना इसका, आगे भी बहुत काम आएगा। तो अनाज वाली फसलों को, अनाज वाली मतलब जो खाद्यान्न वाली है, गेहूं, जौ, मक्का, ज्वार, बाजरा, धान, इनको एजेटोबैक्टर से उपचारित करते हैं तो ज्यादा समस्या नहीं आती। दलहनी को अपन राइजोबियम कल्चर से करते हैं, जिसमें नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम होता है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मक्का की कतारों के बीच में 2 कतारों में उड़द की बुआई करें। मतलब मक्का की हमने 2 पंक्ति ली, फिर हमने किसकी ली? 2 कतार उड़द की ले ली। तो ये हमने जो प्रोसेस की है ना, 2 कतार इसकी, 2 कतार इसकी, तो ये वाली प्रोसेस हम किस में लेंगे? तो प्यारे बच्चों ये अपन लिखते हैं मिक्स क्रॉप में, मिश्रित फसल में। ये मिश्रित फसल या मिक्स्ड क्रॉप का उदाहरण है। नेक्स्ट है, सस्यावर्तन या फिर फसल चक्र किसे कहते हैं? देखो बच्चों यहां पर इसका ध्यान रखना, फसल चक्र की जगह आपको क्रॉप रोटेशन या फिर सस्यावर्तन भी दे सकता है फसल चक्र की जगह। तो देखो क्वेश्चन में आंसर है फसल चक्र, मतलब फसलों का क्या है? एक चक्र है, मतलब फसलों को हेर फेर कर बोते हैं। मतलब क्या हुआ? एक बार डेफिनेशन लिख लीजिएगा, निश्चित समय में निश्चित अंतराल पर फसलों को हेर फेर कर बोना जिससे अधिक उत्पादन होता है। ठीक है मेरे बच्चों, निश्चित समय निश्चित अंतराल पर, समय भी निश्चित होना चाहिए, अंतराल मतलब डिस्टेंस भी फिक्स होना चाहिए। फसलों को हेर फेर कर, मतलब रबी में हमने गेहूं लिया तो खरीफ में क्या लिया? बाजरा। फिर रबी आया तो गेहूं नहीं लेंगे, वहां पर हम सरसों लेंगे। ठीक है, तो फसलों को अदल बदल कर या फिर हेर फेर कर जो बोना है वही क्या है बच्चों? क्रॉप रोटेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है, फलीदार फसलों द्वारा कितना किलोग्राम प्रति हेक्टर नाइट्रोजन फिक्सेशन का कार्य होता है? तो 30 टू 120 किलोग्राम प्रति हेक्टर। ठीक है, तो फलीदार फसलें मतलब जो दलहनी फसलें हैं बच्चों, मूंग, मोट, उड़द, चौला, चना, ये सभी फसलें कैसी है? फलीदार फसलें हैं। और दलहनी फसलों से सॉरी, जो दलहनी फसलें होती है ना बच्चों, पल्स क्रॉप, वो नाइट्रोजन स्थिरीकरण, नाइट्रोजन फिक्सेशन का मोस्टली वर्क करती है, राइट। फसल चक्र में कौन सी फसलों को सम्मिलित किया जाता है? तो बच्चों दलहनी फसलों को। क्यों भाई? दलहनी फसलें क्या करती है प्यारे बच्चों? नाइट्रोजन स्थिरीकरण, नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करती है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण का काम करती है। नाइट्रोजन मृदा को मिलेगी तो मृदा कैसी रहेगी? उपजाऊ रहेगी। तो इसलिए हम फसल चक्र में दलहनी फसलों को मोस्टली शामिल करते हैं। ये आपके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी बनते हैं। नेक्स्ट, मृदा क्षरण को प्रोत्साहन देने वाली, मतलब क्षरण का मतलब फर्स्ट चैप्टर में आपको बताया था, मेरे हिसाब से कोई समस्या नहीं है। मतलब मृदा का कटाव होता है, 2 3 4 प्रकार से होता है। बोपरा की नस, कुछ याद आ रहा है? बोपरा की नस, बोपरा की नस। तो मृदा क्षरण को प्रोत्साहन मतलब मृदा क्षरण को बढ़ाने वाली जो फसल है वो है मक्का। और यदि रोकने की बात करते हैं तो आती है बरसिम, राइट। अधिक जल मांग वाली फसल कौन सी है भाई? सबसे ज्यादा वाटर जो यहाँ पर रिक्वायरमेंट है वो किसकी होती है? चावल की। कितनी? 1500 से 2500, राइट। सबसे सॉरी 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 सॉरी, गन्ना गन्ना गन्ना।
यहां पर सबसे ज्यादा जलमांग किस फसल की होती है? गन्ना की होती है प्यारे बच्चों, है ना। और वो कितनी होती है? 1500 से लेकर 2500 mm तक होती है। और धान की पूछे तो 900 से 2500 होती है। ठीक है, इसको सही कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है, एक वर्षीय फसल चक्र का उदाहरण। ये लो, कोई टेंशन नहीं। आप क्या लिखो पहले? खरीफ। और खरीफ के बाद क्या आता है? रबी। ठीक है, खरीफ में फसल लिखो आप बाजरा, और रबी में क्या लिखो आप? सरसों। कैसे पता चला? क्योंकि खरीफ 6 महीने में तैयार हो रही है, रब्बी भी 6 महीने में तैयार हो रही है। टोटल कितने माह हो गए? 12 माह है। कितने वर्ष हो गए? 1 वर्ष। ठीक है। इसके अलावा यदि 2 वर्ष का पूछे ना आपको, तो ऐसे याद रखना, सीजन हमेशा ध्यान रखना प्यारे बच्चों, खरीफ से स्टार्ट होगा। ध्यान रखना, कृषि का जो कैलेंडर होता है ना, जैसे अपने डेट का कैलेंडर होता है, वैसे कृषि का भी कैलेंडर होता है। तो कृषि का कैलेंडर में हमेशा सीजन खरीफ से स्टार्ट होता है और रबी पर एंड हो। 2 ही सीजन आते हैं, खरीफ और रबी का, जायद का नहीं आता है, ध्यान रखना। जायद का अपन पढ़ते हैं, लेकिन कृषि के कैलेंडर में जायद कभी भी नहीं आता है। खरीफ आता है, रबी आता है। खरीफ से स्टार्ट होता है, खरीफ के बाद में रबी, फिर खरीफ के बाद में रबी के बाद में खरीफ, और फिर क्या आ गया? रबी। खरीफ 6 महीने में, रबी भी 6 महीने में, खरीफ भी 6 महीने में, और रबी भी 6 महीने में। 6 6 महीने में तैयार हो गया। टोटल कितने माह हो गए? 24 माह हो गए। तो कितने वर्ष हो गए? 2 वर्ष। अब देखना यहाँ पर, खरीफ में क्या लेंगे? बाजरा। रबी में गेहूं। अब खरीफ फिर से आ गया, तो बाजरा नहीं लेंगे, वहां पर दूसरी फसल लेंगे, मक्का। रबी फिर आ गया, गेहूं नहीं लेंगे, सरसों ले लो जी। तो कितने माह का हो गया? ये द्विवर्षीय हो गया। मेरे हिसाब से समस्या नहीं, इस प्रकार से आप याद रखना। और यदि खरीफ में यदि यहां पर गन्ना आ जाए, गन्ना दिखते समझ जाना कि बहुवर्षीय फसल चक्र। रीजन, गन्ना 18 महीने में तैयार होता है, बाकी आगे वाले 6 हो गए। वो एक ने भी, आगे वाले कितने हो गए? 6 तो टोटल कितने हो गए? 36। तो कितने वर्ष का हो गया? 3 वर्ष का। कैसा हुआ? बहुवर्षीय, राइट। फिर है 26। मिक्स्ड क्रॉप की डेफिनेशन क्या है? मिश्रित फसल। मिश्रित फसल किसको कहेंगे? जिसमें दो बीजों का क्या हो? मिश्रण हो। मिक्स पहले बोल रहे भाई साहब, मिक्स होगा यहाँ पर। तो डेफिनेशन लिख लो, एक ही ऋतु में, एक ही खेत में एक साथ दो या दो से अधिक फसलों को उगाना। ठीक है भैया जी। कैसे पता चला? ऋतु एक है, रबी की है तो रबी की फसल बोएंगे, खरीफ की है तो खरीफ की फसल बोएंगे। खेत भी एक ही है, ऐसा नहीं है कि आधी फसल यहां पर और आधी फसल वहां पर आपने उगा दिया 10 किलोमीटर के बाद में। ऐसा नहीं होने वाला भैया। तो एक ही ऋतु, एक ही खेत में दो या दो से अधिक फसलों को बोना, क्योंकि मिश्रित बोल रहे हैं तो भाई साहब दो फसल तो होंगी ना। तो एक ही ऋतु, एक ही खेत में दो या दो से अधिक फसलों को उगाना, क्या है बच्चों? मिश्रित फसल। नेक्स्ट है, अंत्य सस्य खेती क्या है प्यारे बच्चों? उदाहरण सहित। अंत्य सस्य, अंत्य का मतलब अंदर, सस्य का मतलब खेती करना, है ना। तो लिखो यहां पर, थोड़ा सा नोट कर लो इसको। इस विधि में, एक बार लिखो फिर मैं समझा दूंगा। दो या दो से अधिक फसलों की बुआई कतारों में की जाती है। इसमें मुख्य फसल की एक अथवा कई इसी प्रकार सह फसलों की एक ज्यादा कतारें लेना सह पद्धतियां है। मतलब अंत्य सस्य का मतलब सीधा सीधा सा याद रखना प्यारे बच्चों। कैसे? इसमें आप याद रखोगे कि इसमें हम दो दो फसलों को लेते हैं, और दो फसलों की वो एक कैसे करेंगे? बीजों को मिक्स करके नहीं, वो तो मिश्रित फसल हो जाएगी।
अलग अलग पंक्तियों में उसकी बुआई करेंगे प्यारे बच्चों। ठीक है, वही क्या होती है, अंत्य मतलब अंदर, सस्य मतलब क्रिया, फसल की क्रिया को अंदर बुआई करना, या बच्चों अलग अलग कतारों में उसकी बुआई करना, अंतर सस्य फसल। रक्षक या गार्ड फसल क्या है? रक्षक मतलब रक्षा करना, गार्ड का मतलब सुरक्षा देना। जैसे मान लो कि आपने देखा होगा कि कई कॉम्प्लेक्स होते हैं, कई कंपनियां होती है, कई इंस्टीट्यूट होते हैं, कई चीजें होती है, उसके बैंक के सामने देखा होगा गार्ड होता है। गार्ड क्या करते हैं बच्चों? उस बैंक की सुरक्षा करता है कि भाई साहब कोई चोर वगैरह नहीं आ जाए या उसमें कोई गड़बड़ ना करते, है ना। आपने देखा होगा कल आजकल लूट चोर बहुत ज्यादा हो रही है बच्चों। आजकल आपने देखा होगा कि एक चीज का आप भी ध्यान रखना भाई साहब, फोन कई लोग क्या है कि जैसे कई लोग फोन करते करते भाई साहब रोड पर चलते रहते हैं, ये लो साहब मेरे पास अच्छा फोन है, कई देखा होगा आपने। आजकल की जनरेशन आईफोन ले आती है ना। आईफोन ले, अब उसको दिखाएगी, चाहे फोन नहीं आ रहा हो लेकिन फिर भी दिखाएगी, ये लो साहब हमारे पास आईफोन है, रोड पे चल रहा है मस्त तरीके से, पता ही नहीं है। और भाई साहब खोस के और ले गए, छीन के ले गए, ये लो साहब क्या हुआ। ये चल रहा है बच्चों, आजकल बहुत ज्यादा चल रहा है भाई साहब, खोस खोस के फोन को ले गए यार। तो आप भी ध्यान रखना, फोन को दिखाना नहीं है, काम फोन करना है तो आराम से बैठ के साइड में कर लो। वरना जो आप डेमो सेट कर रहे हो ना, दिखा के फोन को, है ठीक है साहब ये हो रहा है, ठीक है हाँ, ओ जिस भी आप जिससे भी आप बात करते हो, बेबी क्या कर रहे हो, मेरे बेबी ने खाना खाया, मेरे बेबी ने खाने नहीं खाया, अरे भाई साहब बेबी से बात नहीं कर पाओगे, फोन को छीन के ले जाएगा। ध्यान रखना उस चीज का। फिर है रक्षक या गार्ड फसल, मतलब सुरक्षा करना है। यहाँ पर उदाहरण से ही समझाते हैं, आप डायरेक्ट उदाहरण देते हैं इसका प्यारे बच्चों। गन्ने की फसल के चारों ओर सनई, वह सोयाबीन के चारों ओर मक्का की खेती। ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों, ये एग्जाम्पल है ना। मतलब हमने मुख्य फसल क्या हुई, गन्ना। अब गन्ना बो दिया, अब गन्ना के चारों ओर, खेत के चारों ओर एक अपन क्या दो तीन पंक्तियां बो देंगे किसकी, सनई की। इससे फायदा क्या होगा कि जो भी कीट आएगा, जैसे गन्ने का मुख्य कीट कौन है, कौन सा है, पाइरिला कीट। कौन सा है बच्चों, पाइरिला कीट है। तो वो पाइरिला कीट जब भी आएगा तो गन्ने पर नहीं आएगा, क्यों, पहले सनई फैल रही है, सनई के चारों ओर क्या है, फूल है सब ऊपर, तो वो पाइरिला कीट उस पर फैल जाएगा, तो मुख्य फसल बच गई। ऐसे ही क्या है, सोयाबीन को बचाने के लिए उसके चारों मक्का की बुआई करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, फिर आपको आईसीआर जेईटी में क्वेश्चन पूछा जाता है। राइट, नेक्स्ट। केंद्रीय बागवानी फसल अनुसंधान संस्थान, यार आपको पता होगा, कासरगोड केरल, है ना। सबसे ज्यादा वहां पर क्या होता है बच्चों, मसाले सबसे ज्यादा तैयार होते हैं। फिर है बहुस्तरीय या बहुस्तरीय अंतःशिक्षी भारत में खेत कहां पर की जाती है, केरल में। कैसे देखना, ये हमने, अच्छा नारियल सबसे ज्यादा कहां पर होते हैं बच्चों, केरल में होते हैं। समझ रहे हैं इसको, बहुस्तरीय या फिर बहुमंजिलीय खेती क्या होती है। अपन ने यहां क्या किया, अपन ने नारियल का पौधा बोया, एक फसल तैयार हुई। अब नारियल का पौधा क्या है कि बच्चों 3-4 साल बाद के, 3-4 साल बाद में क्या देता है, फल देता है। तो यार इतने दिन कोई वेट करेगा क्या? तो फिर क्या करता है किसान, इसके साथ में यहाँ पर भाई साहब वो काली मिर्च की बेल लगा लेता है, काली मिर्च की फसल लगा लेता है। दो हो गई, एक नारियल और एक क्या, काली मिर्च। फिर तीसरी फसल लगा देगा यहाँ पर, कौन सी, इलायची, इलायची तो नहीं, सुपारी वगैरह मान लो, है ना, लगा दी। इसके अलावा तीन हो गई, इसके अलावा इसके आसपास में छोटी मोटी और फसल लगा देगा, जिनके पौधों की लंबाई ज्यादा नहीं हुई। तो कितनी फसल हो गई, लगभग 4 फसल हो गई। तो बहुस्तरीय है या फिर बहुमंजिली है, मतलब यहाँ पर दो दो बेल अलग अलग प्रकार की तो उसने तने पर चढ़ा दी। मुख्य फसल क्या थी, नारियल, फिर काली मिर्च की लगा दी, सुपारी की लगा दी। ठीक है, इस प्रकार से उन्होंने 2-3 प्रकार की फसल लगा दी। तो जब तक नारियल लगेगा उससे पहले इन फसलों से क्या ले लेगा, वो उत्पादन ले लेगा। तो इसको क्या कहते हैं, बहुस्तरीय। ये केरल में सबसे ज्यादा की जाती है। भूपरिष्करण क्या है, भूपरिष्करण, भू का मतलब होता है बच्चों भूमि, परिष्करण का मतलब क्रिया, किसकी क्रिया, कृषि की क्रिया किसमें करते हैं, भूमि में। दोबारा सुनना, भू का मतलब भूमि, परिष्करण का मतलब क्रिया, किसकी क्रिया, कृषि की क्रिया, किसमें करते हैं, मृदा में। किसकी सहायता से, कृषि यंत्रों की सहायता से। वही चीज क्या है, भू परिष्करण, नोट कर लीजिएगा। मृदा में
यंत्रों की सहायता से जुताई करना। राइट। भूपृष्ठकण शब्द किसने दिया यार? पहले भी आया था, ये खरपतवार में भी आया था, यदि आपको पता है, वहां पे मैंने बताया था। भाई साहब जेथरो टूल है, और 1731 में इन्होंने दिया था, है ना। तो खरपतवार के भी जनक यही है, और इसके अलावा भूपृष्ठकण के भी यही है, और आधुनिक सस्य विज्ञान के जनक भी यही है। एक पापा तीन संतान। नेक्स्ट, वपन योग्यता क्या है बच्चों? व्हाट इज कॉल्ड वपन एबिलिटी? देखो, वपन का मतलब होता है मर्दा की भौतिक दशा, लिख लीजिएगा। वपन योग्यता का अर्थ होता है मर्दा की भौतिक दशा से, तो लिखो वपन योग्यता का अर्थ है मर्दा की भौतिक दशा से। अब भौतिक दशा क्या होती है? मर्दा कणाकार, मतलब मर्दा के कणों का आकार, राइट, जो कि चार प्रकार की संरचना होती है, प्लेटी, प्रिज्म, गोलीय, खंडीय, 11th में पढ़ा होगा। मर्दा संरचना, सॉरी, मर्दा संरचना होती है चार प्रकार की, तो प्लेटी, प्रिज्म, गोलीय, खंडीय। मर्दा कणाकार तो मोटी बालू, महीन बालू, सिल्ट और कले होता है, राइट। मर्दा रंग, ये सभी क्या होते हैं? मर्दा की भौतिक दशा। तो मर्दा की भौतिक दशा अच्छी है तो मर्दा के कणों का आकार, रंग, रूप, आकृति सब अच्छा होगा। भूपरिष्करण का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो बच्चों, भूपरिष्करण का मुख्य, भूपरिष्करण से हमें क्या हुआ? हमने मृदा को तैयार किया, हमने खेत को तैयार किया भूपरिष्करण से। उससे क्या हुआ? उससे हुआ कि साहब जितने भी खरपतवार वगैरह थे उसको हमने निकाल दिया। मिट्टी के यदि बड़े ढेले थे तो उनका आकार हमने छोटा कर लिया। यदि मिट्टी की संरचना खराब थी तो उसको हमने सुधार लिया। पोषक तत्वों की कमी थी तो वो हमने मिक्स कर लिया। तो उद्देश्य को लिख सकते हैं मोस्टली। पहला है खरपतवार को नष्ट करना, राइट। पौधों की वृद्धि, इसके अलावा बीज का अंकुरण। ठीक है, ये लिख लो आराम से। नेक्स्ट, मृदा की कठोर परत को किससे तोड़ते? भाई पहले भी आया था, सब सोलर यंत्र से। ठीक है प्यारे बच्चों, मृदा की कठोर परत को, अच्छा ये कठोर परत बनती कैसे यार? ये भी तो पता होना चाहिए ना अपने को। कठोर परत बनती है प्यारे बच्चों, आपको पता होना चाहिए कि हम कृषि की जो क्रिया करते हैं वो 0 से लेकर 15 सेंटीमीटर की गहराई तक करते हैं। अब मान लो अपन लगातार अपन खेत को तैयार कर रहे हैं और खेत की जुताई 10 सेंटीमीटर तक कर रहे हैं। भाई हल गया भूमि में, हल गया तो वो 10 सेंटीमीटर की गहराई तक गया। अब लगातार हम केवल 10 सेंटीमीटर की गहराई तक ही यदि अपन बुआई कर रहे हैं तो 10 से नीचे वाली जो मृदा उसमें क्या बन रही है? धीरे 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 कठोर परत बन रही है। उससे नुकसान क्या हुआ कि साहब जो हमने जल दिया वो 10 सेंटीमीटर तक गया, नीचे नहीं गया। पोषक तत्व दिए, नीचे नहीं गया, वहीं तक रह गया। तो धीरे 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 वहां पर एक धीरे धीरे परत जम जाती है और वहां पर कठोर परत बन जाती है। क्यों? क्योंकि नीचे मतलब गहराई तक हमने वहां पर कृषि की क्रिया नहीं की, तो उसको तोड़ना जरूरी है, क्योंकि गहराई में पानी नहीं जा रहा, गहराई में जड़ नहीं जाएंगी तो फसल अच्छी तैयार नहीं होगी, राइट। प्रारंभिक भू परिष्करण क्या है? प्रारंभिक मतलब प्राथमिक, दो प्रकार का होता है, एक प्राथमिक और द्वितीयक, सीधा सा याद रखना। यहाँ पर आपके आईसीआर जेईटी में क्वेश्चन पूछा जाता है। यदि हम बीज से पहले की जो प्रोसेस है, बीज की बुआई से पहले की जो प्रोसेस है वो तो आती है बच्चों प्राथमिक भू परिष्करण में, और बीज की बुआई से लेकर कटाई तक जो प्रोसेस है वो आती है द्वितीय भू परिष्करण में। एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे ढेले तोड़ना, खेत को समतल करना, और इसके अलावा खाद को भूमि में मिक्स करना, ये किस में आया? प्राथमिक में। इसमें क्यारियां बनाना, खरपतवार निकालना, फसल का अंकुरण होना, ठीक है, फसल की कटाई करना, भंडारण करना, ये सब किस में आ गया? द्वितीयक में। सीधा ऐसा रखना, बीज की बुआई से पहले का जो प्रोसेस है प्राथमिक में, सीधा पॉइंट है। बीज की बुआई से लेकर कटाई तक द्वितीयक भू परिष्करण। नेक्स्ट है पूरा। ओके बच्चों, तो आज का हमारा जो चैप्टर 5 वो हमने कवर कर लिया है। एग्रोनॉमी का हमारा एक ही चैप्टर शेष रहता है, फसलें। प्यारे बच्चों, आपको मैं पहले ही बता दूं, एग्रीकल्चर में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स आती है बच्चों को फसलों में।
जैसे आपको जो 5 नंबर का चैप्टर है ना, उनमें एक टेबल है आपके इंपॉर्टेंट, कौन सी, कि साहब शुष्क खेती के लिए कौन कौन सी फसल इंपॉर्टेंट है। ध्यान रखना बस साहब, राजस्थान की मुख्य खाद्यान्न फसल है बाजरा और राजस्थान की मुख्य तिलहनी फसल है सरसों। तो इनमें से भी आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जो टेबल है, तो उस टेबल को भी अपन देखेंगे फसलों में। जो फसलों में आपको वैरायटियों में कंफ्यूजन होता है वहां भी अपन देखने वाले हैं। ऐसी पढ़ाएंगे क्रॉप कि कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा आपका ड्रॉप। मस्त तरीके से आपको क्लास के क्लास में याद करवाएंगे बच्चों। उम्मीद है ये वाले चैप्टर आपके समझ में आया होगा। किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है फसलों के साथ मिलते हैं, सभी बच्चों को शेयर जरूर करें। फसलों वाले चैप्टर में यदि कहीं भी प्रॉब्लम आपके साथियों को, फ्रेंड्स को, कोई भी आईसीआर जेईटी की तैयारी कर रहा है तो आप उनको भी बता सकते हैं। फसलों को हम बेसिक से लेंगे, कंप्लीट को देखने वाले हैं। मिलते हैं फसलों में। थैंक यू।